भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 357, जो जहां अभियुक्त कार्यवाही को नहीं समझता है, वहां प्रक्रिया प्रोसीजर वेयर अक्यूज डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग्स से संबंधित है। धारा 357, जहां अभियुक्त कार्यवाही को नहीं समझता है, वहां प्रक्रिया। यह धारा उन विशेष परिस्थितियों से संबंधित है जब एक अभियुक्त, भले ही वह विकृत चित्त, पागल न हो, फिर भी अदालत की कार्यवाही को समझने में असमर्थ होता है। यह धारा ऐसे मामलों में न्याय प्रक्रिया को जारी रखने और साथ ही अभियुक्त के हितों की रक्षा करने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है। यदि अभियुक्त, हालांकि विकृत चित्त का व्यक्ति नहीं है, कार्यवाही को समझाया नहीं जा सकता है, कैन नॉट बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स, तो न्यायालय जांच या विचारण के साथ आगे बढ़ सकता है और उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय के मामले में, यदि ऐसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप दोष सिद्धि कन्विक्शन होती है, तो कार्यवाही को उच्च न्यायालय को मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ अग्रेषित किया जाएगा और उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वह उचित समझे। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ स्थिति, आरोपी को कार्रवाई समझ नहीं आ रही है। महत्वपूर्ण नोट, यह व्यक्ति पागल, अनसाउंड माइंड नहीं है। यह समझने में असमर्थता किसी अन्य कारण से हो सकती है, जैसे गंभीर शारीरिक अक्षमता, बहरापन, गूंगापन, भाषा की गंभीर समस्या, अत्यधिक वृद्धावस्था या कोई ऐसी मानसिक स्थिति जो विकृत चित्त की कानूनी परिभाषा में नहीं आती। ओ न्यायालय क्या कर सकता है? ऐसी स्थिति में भी न्यायालय जांच, इंक्वायरी या मुकदमा, ट्रायल चला सकता है में प्रोसीड। और दोष सिद्धि होने पर विशेष प्रक्रिया। यदि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के अलावा कोई अन्य न्यायालय जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट या सत्र न्यायालय ऐसे मामले में सुनवाई करता है और मुकदमे का परिणाम दोष सिद्धि कन्विक्शन होता है, यानी अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, तो उस न्यायालय को पूरे मामले की कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स को उच्च न्यायालय को भेजना होगा। साथ में उसे मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस भी भेजनी होगी, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि अभियुक्त कार्यवाही को क्यों नहीं समझ पा रहा था। इसके बाद उच्च न्यायालय उस पर जो उचित समझे, एज इट थिंक्स फिट, वैसा आदेश पारित करेगा। महत्व, ओ न्याय का हित यह सुनिश्चित करता है कि न्याय प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित न हो, भले ही अभियुक्त कार्यवाही को पूरी तरह से न समझ पाए। ओ अभियुक्त के अधिकारों का संरक्षण, यह अभियुक्त के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। चूंकि एक व्यक्ति जो कार्यवाही को समझ नहीं पा रहा है, वह प्रभावी ढंग से अपना बचाव नहीं कर सकता, इसलिए निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण अनिवार्य है। ओ उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षी भूमिका, यह उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की शक्ति देता है कि न्याय हुआ है और अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है। उच्च न्यायालय बरी करने, नए सिरे से विचारण का आदेश देने या सजा की पुष्टि करने जैसे कोई भी उचित आदेश पारित कर सकता है। ओ विकृत चित्त से भिन्न, यह धारा स्पष्ट रूप से उस स्थिति को संबोधित करती है जो विकृत चित्त, जो धारा 329, 330 आदि में वर्णित है, की स्थिति से अलग है। विकृत चित्त के व्यक्ति के मामले में प्रक्रिया अलग होती है और आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य उपचार पर अधिक जोर दिया जाता है। उदाहरण, एक आरोपी व्यक्ति किसी दुर्लभ भाषा का बोलता है जिसके लिए कोई योग्य दुभाषियां उपलब्ध नहीं है, या वह गंभीर रूप से बहरा है और संचार के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। न्यायालय फिर भी मुकदमा चला सकता है। यदि उसे दोषी ठहराया जाता है तो मामला उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा। एक बहुत वृद्ध व्यक्ति जो अल्जाइमर जैसी बीमारी से पीड़ित है लेकिन कानूनी रूप से पागल घोषित नहीं किया गया है, उसे मुकदमे की कार्यवाही को समझने में कठिनाई होती है। यदि वह दोषी पाया जाता है तो उच्च न्यायालय इस मामले की समीक्षा करेगा। संक्षेप में धारा 357,
यह कहती है कि यदि कोई अभियुक्त, भले ही वह पागल न हो, अदालत की कार्यवाही को नहीं समझ पाता है, तो न्यायालय फिर भी जांच या मुकदमा चला सकता है। हालांकि यदि निचली अदालत में उसे दोषी ठहराया जाता है, तो मामले को उच्च न्यायालय में भेजा जाएगा, जो मामले की परिस्थितियों की समीक्षा करेगा और उचित आदेश पारित करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 368, जो अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन्स अपीयरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, से संबंधित है। धारा 368 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति। यह धारा न्यायालय को एक महत्वपूर्ण शक्ति देती है कि यदि किसी जांच या मुकदमे के दौरान यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति, जो वर्तमान में आरोपी नहीं है, ने कोई अपराध किया है, तो न्यायालय उसके खिलाफ भी कार्यवाही शुरू कर सकता है। इसे अक्सर समनिक अतिरिक्त अभियुक्त या धारा 319 के तहत शक्ति पुरानी संहिता में के रूप में जाना जाता है। एक, जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता था, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जिसे उसने किया प्रतीत होता है। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। वो कब लागू होता है? जब किसी अपराध की जांच, इंक्वायरी या मुकदमे, ट्रायल के दौरान वो क्या सामने आता है? सबूतों, एविडेंस से यह लगता है कि कोई व्यक्ति, जो अब भी आरोपी नहीं है, नॉट बीइंग द एक्यूज्ड, उसने कोई अपराध किया है। वो महत्वपूर्ण शर्त, और यह अपराध ऐसा है जिसके लिए उस व्यक्ति पर वर्तमान अभियुक्त के साथ मिलकर मुकदमा चलाया जा सकता था। कुड बी ट्राइड टुगेदर विद द एक्यूज्ड, यानी अपराध एक ही लेन देन का हिस्सा होना चाहिए। ओ न्यायालय क्या कर सकता है? न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ उसी अपराध के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपराधी सिर्फ इसलिए बख्शा न जाए क्योंकि उसे शुरू में पुलिस द्वारा आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था, लेकिन बाद में अदालती कार्यवाही के दौरान उसके खिलाफ सबूत सामने आते हैं। यह न्याय के व्यापक दायरे को सुनिश्चित करता है। तो जहां ऐसा व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है, उसे उपरोक्त प्रयोजन के लिए गिरफ्तार या समन किया जा सकता है, जैसा कि मामले की परिस्थितियां अपेक्षित करें। सरल शब्दों में, अगर वह नया व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा रही है कोर्ट में मौजूद नहीं है, तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या समन जारी करके बुलाया जा सकता है, जैसी भी स्थिति हो। महत्व यह न्यायालय को उस व्यक्ति को अपनी हिरासत में लेने या उसे न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश देने का अधिकार देता है ताकि उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सके। 3, कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय में उपस्थित है, हालांकि गिरफ्तार नहीं है या समन पर नहीं है, उसे ऐसे न्यायालय द्वारा उस अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए हिरासत में लिया जा सकता है जिसे उसने किया प्रतीत होता है। सरल शब्दों में, अगर वह नया व्यक्ति कोर्ट में ही मौजूद है, भले ही उसे गिरफ्तार न किया गया हो या समन न भेजा गया हो, जैसे वह गवाह के तौर पर आया हो, तो कोर्ट उसे तुरंत हिरासत में ले सकता है, डिटेन्ड, ताकि उसके खिलाफ उस अपराध की जांच या मुकदमा चलाया जा सके जो उसने किया प्रतीत होता है। महत्व यह न्यायालय को कार्यवाही को तुरंत शुरू करने की शक्ति देता है यदि संभावित आरोपी पहले से ही मौजूद है, जिससे समय की बचत होती है। 4, जहां न्यायालय उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करता है, तो सरल शब्दों में, जब कोर्ट किसी नए व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू करता है तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी
और गवाहों को दोबारा सुना जाएगा। ओ अर्थ, उस नए व्यक्ति के लिए मुकदमा शुरुआत से शुरू होगा, कमेंस्ड अफ्रेश। जो गवाह पहले गवाही दे चुके थे उन्हें दोबारा बुलाकर गवाही देनी होगी, विटनेसेस रीहर्ड, ताकि नए आरोपी को उन गवाहों से जिरह करने का मौका मिल सके। ओ महत्व, यह नए अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित करता है। उसे यह जानने का अधिकार है कि उसके खिलाफ क्या सबूत है और उसे उन गवाहों से जिरह करने का अवसर मिले। बी, खंड ए के प्रावधानों के अधीन रहते हुए मामला ऐसे आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त व्यक्ति तब माना गया होता जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या विचारण शुरू हुआ था। ओ अर्थ, उपधारा 4 ए की शर्तों का पालन करने के बाद मामला वैसे ही आगे बढ़ेगा जैसे कि यह नया व्यक्ति शुरू से ही आरोपी रहा होता जब कोर्ट ने पहली बार केस का संज्ञान लिया था। महत्व, यह धारा उस नए आरोपी को एक पूर्ण और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का अधिकार देती है, ठीक वैसे ही जैसे मूल आरोपी को मिलता है। किस धारा का समग्र महत्व? सत्य और न्याय। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि सभी अपराधी जिनके खिलाफ सबूत सामने आते हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए, भले ही वे शुरू में जांच के दायरे में न हों। न्यायिक दक्षता, यह न्यायालय को एक ही अपराध से संबंधित सभी व्यक्तियों के मामलों को प्रभावी ढंग से निपटने की शक्ति देती है, जिससे अलग अलग मुकदमे चलाने की आवश्यकता कम हो जाती है। अपराधी को भागने से रोकना, यह उन व्यक्तियों को न्याय से बचने से रोकती है जिन्हें शुरू में नहीं पहचाना गया था लेकिन जिनके खिलाफ बाद में सबूत सामने आए। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, यह सुनिश्चित करती है कि नए जोड़े गए अभियुक्त को भी मूल अभियुक्त के समान ही निष्पक्ष सुनवाई के सभी अधिकार प्राप्त हों, जैसे गवाहों की दोबारा सुनवाई। न्यायिक सक्रियता, यह न्यायालय को सत्य का पता लगाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाने की शक्ति देती है। संक्षेप में, धारा 368 न्यायालय को यह शक्ति देती है कि यदि किसी जांच या मुकदमे के दौरान साक्ष्य से यह पता चलता है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो अभी आरोपी नहीं है, कोई अपराध किया है और उसे मौजूदा अभियुक्त के साथ विचारित किया जा सकता था, तो न्यायालय उसके खिलाफ भी कार्यवाही शुरू कर सकता है। यदि वह व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो उसे समन या गिरफ्तार किया जा सकता है और यदि वह उपस्थित है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है। ऐसे नए आरोपी के लिए कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी और गवाहों की दोबारा सुनवाई होगी, जैसे कि वह शुरू से ही आरोपी रहा होता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 360 जो अभियोजन से वापस लेना, विथड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन से संबंधित है। धारा 360 अभियोजन से वापस लेना। यह धारा लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या सहायक लोक अभियोजक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यह शक्ति देती है कि वे कुछ शर्तों के अधीन किसी मामले से या किसी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन को वापस ले सकें। इसका उद्देश्य न्याय के हित में कुछ मामलों में मुकदमे को समाप्त करने का प्रावधान करना है। किसी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक न्यायालय की सहमति से निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी व्यक्ति के अभियोजन से या तो सामान्यतः या एक से अधिक अपराधों के संबंध में जिससे वह विचारित है वापस ले सकता है। और ऐसे वापस लेने पर सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कौन वापस ले सकता है? केस का प्रभारी लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक। ओ कब वापस ले सकता है? फैसला सुनाए जाने से पहले, बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, किसी भी समय, एट एनी टाइम। ओ किसकी सहमति जरूरी? न्यायालय की सहमति, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अभियोजक अपनी मर्जी से वापस नहीं ले सकता। ओ क्या वापस ले सकता है? किसी व्यक्ति के खिलाफ पूरा मुकदमा जनरली, या उन कई अपराधों में से कुछ खास अपराधों के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वन और मोर ऑफ द ऑफेंसेस जिसके लिए उस पर मुकदमा चल रहा है। परिणाम, अपॉन सच विथड्रॉवल, जब अभियोजन वापस लिया जाता है तो इसके परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं
कि यह किस चरण में किया गया है। ए, यदि यह आरोप तय होने से पहले किया जाता है तो अभियुक्त को ऐसे अपराध या अपराधों के संबंध में उन्मोचित डिस्चार्ज किया जाएगा। ओ, सरल शब्दों में, अगर अभियोजक ने चार्ज फ्रेम आरोप तय होने से पहले ही मुकदमा वापस ले लिया है तो आरोपी को डिस्चार्ज उन्मोचित कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब है कि उस पर अब कोई मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन भविष्य में अगर नए सबूत मिलते हैं तो उसे फिर से चार्ज किया जा सकता है। बी, यदि यह आरोप तय होने के बाद किया जाता है या जब इस संहिता के अधीन कोई आरोप आवश्यक नहीं है तो उसे ऐसे अपराध या अपराधों के संबंध में बरी एक्विटेड किया जाएगा। उस सरल शब्दों में, अगर अभियोजक ने चार्ज फ्रेम होने के बाद मुकदमा वापस लिया है या ऐसे मामलों में जहां चार्ज फ्रेम करने की ज़रूरत ही नहीं होती, जैसे समन मामले, तो आरोपी को बरी एक्विटेड कर दिया जाएगा। बरी का मतलब है कि उसे उस अपराध के लिए पूरी तरह से निर्दोष माना जाएगा और उस पर दोबारा उसी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। डबल जेपडी से बचाव। महत्व, यह अभियोजन पक्ष को उन मामलों से पीछे हटने की अनुमति देता है जहां उन्हें लगता है कि आगे मुकदमा चलाना न्याय के हित में नहीं है या पर्याप्त सबूत नहीं है या अन्य सार्वजनिक नीति के कारण है। परंतु जहां ऐसा अपराध, सरल शब्दों में, यह खंड कुछ विशेष प्रकार के मामलों पर लागू होता है जहां अभियोजन वापस लेने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी होती है। आई, ऐसे मामले से संबंधित किसी कानून के विरुद्ध था जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है, या ओ अर्थ, अपराध किसी ऐसे कानून के खिलाफ था जो सीधे केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसे आयकर, रेलवे आदि से संबंधित कानून। बाइट आई, किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन जांच की गई थी, या ओ अर्थ, अपराध की जांच किसी केंद्रीय कानून जैसे सीबीआई, एनआईए द्वारा के तहत की गई थी। आईडी, केंद्र सरकार की किसी संपत्ति का दुरुपयोग या विनाश या क्षति शामिल थी, या ओ अर्थ, अपराध में केंद्र सरकार की संपत्ति से संबंधित गड़बड़ी, नुकसान या चोरी शामिल थी। आईवी, केंद्र सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया था जब वह अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था या ऐसा करने का इरादा कर रहा था। ओ अर्थ, अपराध किसी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी सरकारी ड्यूटी निभाते हुए या उसका दिखावा करते हुए किया गया था और मामले का प्रभारी अभियोजक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह, जब तक उसे केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई है, न्यायालय से अभियोजन से वापस लेने के लिए उसकी सहमति के लिए आवेदन नहीं करेगा और न्यायालय सहमति देने से पहले अभियोजक को उसके समक्ष केंद्र सरकार द्वारा दी गई वापसी की अनुमति प्रस्तुत करने का निर्देश देगा। सरल शब्दों में, ओ यदि ऊपर बताई गई चार में से कोई भी शर्त पूरी होती है, ओ और केस का अभियोजक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, यानी वह राज्य सरकार का अभियोजक है, ओ तो वह अभियोजन से वापस हटने के लिए अदालत से अनुमति नहीं मांग सकता जब तक कि उसे केंद्र सरकार से ऐसा करने की अनुमति न मिल जाए। ओ और अदालत भी अपनी सहमति देने से पहले अभियोजक को केंद्र सरकार की लिखित अनुमति पेश करने के लिए कहेगी। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में अभियोजन वापस लेने का निर्णय केंद्रीय स्तर पर भी विचार विमर्श के बाद लिया जाए, खासकर जब स्थानीय अभियोजक शामिल हों। परंतु यह और कि कोई भी न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी वापसी की अनुमति नहीं देगा। सरल शब्दों में, अदालत किसी भी हाल में अभियोजन को वापस लेने की अनुमति तब तक नहीं देगी जब तक कि मामले के पीड़ित विक्टिम को अपनी बात कहने का मौका न दे दिया जाए। महत्व, यह पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करता है और सुनिश्चित करता है कि अभियोजन पक्ष और अदालत द्वारा किया गया कोई भी निर्णय पीड़ित के विचारों और चिंताओं को ध्यान में रखे। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक प्रावधान है। इस धारा का समग्र महत्व, न्यायिक विवेक और नियंत्रण। यह धारा अभियोजक को वापस लेने की शक्ति देती है, लेकिन इसे न्यायालय की सहमति के अधीन रखकर न्यायिक नियंत्रण सुनिश्चित करती है। अदालत यह जांच कर सकती है कि क्या वापसी न्याय के हित में है।
सार्वजनिक नीति अभियोजन वापस लेने का निर्णय अक्सर सार्वजनिक नीति, साक्ष्य की अपर्याप्तता या अन्य सामाजिक कानूनी विचारों पर आधारित होता है। केंद्र सरकार के हितों का संरक्षण। विशेष प्रावधान केंद्र सरकार से संबंधित मामलों में उसके हितों की रक्षा करते हैं। पीड़ित के अधिकार। पीड़ित को सुनवाई का अवसर देना भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जहां पीड़ित की आवाज को अब अधिक महत्व दिया जाता है। दक्षता यह कुछ मामलों में अनावश्यक मुकदमेबाजी को समाप्त करके न्यायिक प्रक्रिया में दक्षता ला सकती है। डिस्चार्ज बनाम बरी। वापसी के चरण के आधार पर डिस्चार्ज या बरी का प्रावधान अभियुक्त के अधिकारों और भविष्य की कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है। हॉर्डन डी। संक्षेप में, धारा 360 एक मामले के लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक को न्यायालय की सहमति से निर्णय से पहले किसी भी समय किसी व्यक्ति के खिलाफ अभियोजन को पूरी तरह या आंशिक रूप से वापस लेने की अनुमति देती है। यदि वापसी आरोप तय होने से पहले होती है तो अभियुक्त को उन्मोचित किया जाता है। यदि आरोप तय होने के बाद होती है तो उसे बरी किया जाता है। केंद्र सरकार से संबंधित विशिष्ट मामलों में यदि अभियोजक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त नहीं है तो उसे केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यायालय पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी वापसी की अनुमति नहीं देगा।